तो देख लेना है कि किस प्रकार की जो है आज आपके 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2025 में प्रचारित साचित ऐप निम्नलिखित में से जो है ना किसके द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन आपके इस प्रकार से आपके नहीं दिए गए थे, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना उसमें आपको आंसर जो वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर साचेत ऐप की अगर बात किया जाए ना तो ये आपका भारत का राष्ट्रीय आपदा पूर्व चेतावनी पोर्टल और एक आपका ऐप है जिसे आपका एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया है। और अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना अपने मन की बात कार्यक्रम में जो है नागरिकों से प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, चक्रवात, भूकंप, लू से सुरक्षित रहने के लिए जो है इस ऐप को डाउनलोड करने का जो आग्रह है ये आपके मन की बात में जो आपका किया गया था, जिससे ये जो आपका ऐप है ना ये आपका चर्चा में आ गया था। और ये ऐप जो है ये आपका दूरसंचार विभाग के दूरसंचार विकास केंद्र यानी सी डॉट के सहयोग से जो है ना कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल मानकों के आधार पर जो आपका विकसित किया गया है। तो ऑप्शन में आपसे मतलब कि सी डॉट आपका दिया गया था यानी दूरसंचार विकास केंद्र आपका दिया गया था, तो इसी के सहयोग से जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन में आपका सी डॉट आपका दिया गया था, तो सी डॉट आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि साचेत ऐप को जो है ना किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया था, तो इसे आपका एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हाल ही में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर एन राजम निम्नलिखित में से जो है ना किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध संगीतकार आपके डॉक्टर एन राजम एक आपके विख्यात वायलिन वादक है, जिन्हें आपका भारत सरकार के द्वारा जो है इन्हें कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जो है ना 2026 में पद्म विभूषण से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो एक ऑप्शन में आपका वायलिन वादक आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी वायलिन वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर एन राजम संगीत के किस घराने या शैली से मुख्य रूप से जो आपके जुड़े हुए हैं, तो देखिए डॉक्टर एन राजम जो है ना ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जो आपके जुड़े हुए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थलापति की पार्टी का नाम जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो आपके बने हैं ना ये आपके अभिनेता सी जोसेफ विजय, जिन्हें आपका थलापति विजय भी कहा जाता है। और इनके राजनीतिक पार्टी का जो नाम है ना ये तमिलगा वेंट्रेंटी मतलब की कजगम है, जिसे आपका शॉर्ट फॉर्म में आपका टीबीके जो है आपका कहा जाता है। तो टीबीके ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। टीबीके के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सीट जीतकर जो है आपका मतलब कि तमिलनाडु का आपका बना है, तो ये आपका 234 में से 108 सीटें जीतकर जो है ना ये आपका बना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है ना इमैनुअल मैक्रोन के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक जो ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की जो आपका बायलैटरल बैठक है ना ये भारत के मुंबई लोक भवन शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मुंबई आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि फरवरी 2026 में आयोजित भारत फ्रांस शिखर बैठक में दोनों देशों के संबंधों को अपग्रेड कर का जो आपका क्या नाम जो आपका दिया गया है, तो देखिए इसका जो नाम है ना ये आपका स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जो नाम है ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस किस विशेष वर्ष के रूप में जो आपका मना रहा है, तो ये जो आपका इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 यानी भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में जो है आपका मना रहा है। नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फरवरी 2026 में भारत के किस शहर में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में जो आपका हिस्सा लिया था, तो ये आपका न्यू दिल्ली में जो आपके हिस्सा लिए थे। फरवरी 2026 में मुंबई की यात्रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत की कौन सी आधिकारिक यात्रा जो आपका रहा था, तो ये जो आपका चौथी यात्रा जो आपका रहा था। और मुंबई की जो है ना ये इनकी पहली यात्रा जो आपका रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
एक और आपका करंट से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके बाद जून 2026 में जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस प्रसिद्ध तटीय शहर यानी फ्रेंच रिवेरा में जो आपका राष्ट्रपति मैक्रो से जो आपके मुलाकात किए थे, तो ये आपके नीस विला कैरिलोस में जो है ना आपका बैठक के दौरान जो है ये आपके मतलब की मुलाकात जो आपके किए थे, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने जो है ना बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर जो है ना पुरुषों के लंबी कूद स्पर्धा में जो आपके स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो आपके जीते हैं, जहां पे इस प्रकार के जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुरली श्रीशंकर जो है ना ये आपके लंबी कूद में जो है आपके 8.15 मीटर की छलांग लगाकर जो है ना ये आपके गोल्ड मेडल जो आपके जीते हैं। तो मुरली श्रीशंकर ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस वर्ष का मतलब कि किसी वर्ष का जो है ना आपका स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो आपका दिया गया, यानी स्पोर्ट्स सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड है ये दिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज के द्वारा कार्लोस अल्कराज को जो आपका दिया गया है। तो कार्लोस अल्कराज ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका 2025 का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना उसमें आपका 2025 के लॉरियस अवार्ड से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो अब आपका 2026 में भी आपका लॉरियस से प्रश्न पूछा गया है। तो आगे के शिफ्ट में लॉरियस अवार्ड 2026 के विजेताओं की लिस्ट देख लेते हैं, जहां से आगे के शिफ्ट में आपसे जो वो पूछा जाएगा। जैसे कि लॉरियस अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आर्याना सबालेंका को जो आपका दिया गया, और ये जो आपका आर्याना सबालेंका ये आपका टेनिस खिलाड़ी है, और ये जो आपका बेलारूस देश की जो आपका रहने वाली है। टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मन को जो आपका दिया गया है, जो कि आपके फुटबॉल खेल से आपके संबंधित है ये टीम, और फ्रांस से जो आपका देश के जो आपके बिलोंग करते हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके लैंडो नारिस को जो आपका दिया गया है, जो कि आपके फॉर्मूला 1 खेल से जो आपके संबंधित है और ब्रिटेन के जो आपके रहने वाले हैं। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके रॉरी मैक्लुरॉय को जो आपका दिया गया, जो कि आपके गोल्फ खेल से संबंधित है और उत्तरी आयरलैंड देश से जो आपके संबंधित है। यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके लामिन यमाल को आपका दिया गया, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है और स्पेन देश के जो आपके रहने वाले हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके नादिया कोमनेची को जो आपका दिया गया है, जो कि आपके जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है और रोमानिया की जो आपका रहने वाली है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके यूएसए के जो है क्लोब किम को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ये ब्राजील के ग्रेबियल अराउजो को जो आपका दिया गया, जो कि तैराकी खेल से जो आपके संबंधित है। वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके यूएसए के जो है क्लो किम को, तो ये तो मैंने आपको बता दिया स्नो बोर्डिंग से जो आपके संबंधित है। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन का जो अवार्ड है ये टोनी क्रूज को जो आपका दिया गया, जो कि आपके जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ये आपके फुटबॉल मास को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाला 17वां वार्षिक बैलन डी समारोह जो है ना पहली बार पेरिस से बाहर निम्नलिखित में से जो है किस शहर में जो आपका आयोजित किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 17वां जो वार्षिक बैलन डी पुरस्कार समारोह जो है ना ये 26 अक्टूबर 2026 को जो है ये आपके इंग्लैंड के लंदन शहर में जो आपका आयोजित किया जाएगा। और ये आपका इतिहास में पहली बार जो है ना जब ये समारोह जो है पेरिस से बाहर जो आपका आयोजित किया जा रहा है। तो लंदन ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी लंदन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के सेप्टेम्बर में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2025 का पुरुषों का बैलन डी पुरस्कार जो है ये किसने जीता था, तो ये जो आपका उस्मान डेम्बले के द्वारा जो आपका जीता गया था। और सबसे ज्यादा बार बैलन डी पुरस्कार 8 बार जो है ना ये किसने जीता है, तो ये आपका लियोनेल मेसी के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि वर्ष 2026 में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल संस्कार और सफलता की नई उड़ान टैगलाइन के साथ जो है ना किस राज्य सरकार ने जो है ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल की शुरुआत जो आपका किया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। और मैं आपको ये 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी मैंने करंट अफेयर्स के 4 से 5 वीडियो करवाए थे ना उन्हीं से करंट अफेयर्स से जो आपके सारे प्रश्न जो वो आपके पूछे गए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके प्रीवियस जो करंट अफेयर्स के वीडियो
मैंने अपलोड किया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तभी आप देखना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरओ 2026 जो पहल है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है, जो कि आपका एक व्यापक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास अभियान है। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा था कि 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर की बैठक था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब कि 60वीं बैठक था, जो कि आपका अप्रैल 2025 में जो आपका 2026 में जो हुआ था ना, ये 60वां बैठक जो आपका रहा था। तो 60वां बैठक ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अप्रैल 2026 की 60वीं एमपीसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले वर्तमान जो आपके आरबीआई के गवर्नर है, ये आपके कौन है, तो ये आपके संजय मल्होत्रा है। अप्रैल 2026 में आपके घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो है आपका सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो आपका इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का कितना अनुमान जो आपका लगाया गया है, तो आपका 4.6% का अनुमान जो आपका लगाया गया है। इसके अलावा वर्तमान नियमों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं और वर्ष में कम से कम इसकी कितनी बार जो आपका बैठक जो ये आपका अनिवार्य है, तो इसमें आपके कुल सदस्यों की जो संख्या ये आपका 6 सदस्य होते हैं और 4 बैठकें जो आपका होती है, जो कि प्रत्येक तिमाही में जो है ना कम से कम एक बैठक जो आपका अनिवार्य होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि दिसंबर 2025 में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में जो है ना रेपो रेट को घटाकर जो है कितना जो आपका निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष 2026 की बैठकों में भी जो है ना ये आपका यथावत यानी अनचेंज जो आपका रखा गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 की आपका एमपीसी मीटिंग में जो है ना आपके आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट घटाकर जो है ना ये आपका 5.25% जो आपका कर दिया था। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2026 तक की सभी बैठकों में जो है ना इसी स्तर पर जो आपका अनचेंज यानी बरकरार जो आपका रखा गया है। यानी किसी बच्चे ने बताया कि सर अप्रैल का 2026 का आपसे जो है मतलब कि रेपो रेट आपसे पूछा गया था, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया हूँ कि अगस्त 2026 तक की सभी बैठकों में जो है ना आपकी मतलब कि 5.25% से ही जो है ये आपका मतलब कि रेपो रेट जो आपका बरकरार जो आपका रखा गया है। तो अप्रैल का पूछे, मई 2026 का पूछे, जो भी पूछे, तो आपका 5.25% ही जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दिसंबर 2025 में जो आपका बैठक हुआ था ना, इसमें आपका रेपो रेट को जो है 25 बेसिक पॉइंट घटाकर जो आपका 5.25% जो आपका कर दिया गया था। और अगस्त 2026 तक जो है इसे आपका अनचेंज्ड जो आपका रखा गया है, तो 5.25% ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि इसरो ने 2 नवंबर 2025 को जो है श्रीहरिकोटा से LBM-3M5 रॉकेट, जिसे आपका बाहुबली का उपयोग करके जो है ना देश के सबसे भारी संचार उपग्रह को जो है किस नाम से लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसरो ने इस मिशन को जो है ना ये आपका CMS-03 यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 नाम जो है आपका दिया है, और इसे सैन्य या फिर रणनीति को उपयोग के संदर्भ में जो है ना ये आपका GSAT-7R के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। तो आपका CMS-03 ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के सेक्टर में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि CMS-03 मिशन LBM-3 श्रेणी के लॉन्च व्हीकल से कौन सा परिचालन उड़ान जो ये आपका हुआ है, तो ये आपका 5वीं उड़ान जो ये आपका हुआ है। बाहुबली रॉकेट LBM-3 की अधिकतम पेलोड ले जाने की क्षमता जो है GTO ऑर्बिट के लिए जो आपका कितना है, तो ये जो आपका 4000 kg। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अनुकूलन के बाद इसमें जो है ना आपका 4410 kg पेलोड ले जाकर जो है नया रिकॉर्ड भी जो आपका बनाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दिसंबर 2025 में इसरो ने LBM-3M6 रॉकेट के जरिए भारत की धरती से अब तक का जो सबसे भारी व्यावसायिक पेलोड किस अमेरिकी कंपनी के लिए जो आपका लॉन्च किया है, तो इसे जो आपका मतलब कि AST स्पेस मोबाइल यानी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के लिए जो आपका लॉन्च किया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि मई 2026 के मध्य में किस राज्य में आए विनाशकारी आंधी तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश के कारण जो है ना राज्य के 26 जिले जो आपके प्रभावित हुए हैं और लगभग आपके 111 लोगों की जान भी जो आपका चली गई है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मई 2026 में जो आपका भीषण और विनाशकारी जो प्री मानसून आंधी तूफान आया था ना, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 26 जिले जो है ये आपके सबसे गंभीर रूप से जो आपके प्रभावित हुए थे। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते कि विश्व बैंक द्वारा संशोधित 3 रुपए प्रतिदिन यूएसडी की नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर जो है ना वर्ष 2022-23 में जो है भारत में अत्यधिक गरीबी दर जो है ये कितना दर्ज किया गया था आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक के संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा मानक 3.0 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन के आधार पर जो है ना वर्ष 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर जो है ये आपका 5.3% जो आपका रहा था। तो 5.3% ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सूर्या जो भारत में आपका भावी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित है, किस संगठन द्वारा जो आपका लॉन्च या फिर शुरू किया गया है आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट सूर्या जो है ना ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के रूप में जो आपका लॉन्च किया गया है। जबकि सूर्य किरण की अगर बात किया जाए तो ये आपका भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की जो है ना प्रसिद्ध एरोबेटिक फ्लाइंग टीम है। तो आपसे जो है प्रोजेक्ट सूर्या के बारे में आपसे पूछा गया था, तो आपका इसरो के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है, तो इसरो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो के प्रोजेक्ट सूर्या की पहली संभावित परीक्षण उड़ान जो है किस वर्ष तक जो आपका निर्धारित किया गया है, तो ये आपका 2034-35 तक जो है ये आपका निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न कि सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी और वैश्विक डिजिटल अरेस्ट वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ की जा रही अंतरराष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से जो है ना एशिया के किस भाग या फिर क्षेत्र से संचालित सिंडिकेट्स पर आपका केंद्रित है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जो है ना साइबर गुलामी और डिजिटल अरेस्ट घोटालों के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जो है ना जो बड़े विदेशी साइबर ऑपरेशन चलाए हैं वे मुख्य रूप से जो है एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र और विशेष रूप से जो है ना ये आपके म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र पर जो आपका केंद्रित है। तो ऑप्शन में आपका साउथ ईस्ट एशिया आपका दिया गया था यानी दक्षिण पूर्व एशिया आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि मार्च 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए जो है ना भारत की तरफ से किस फिल्म को जो आपका शॉर्टलिस्ट या फिर आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में आपका भेजा गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए जिसे आपका ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, इसके लिए भारत की ओर से आधिकारिक जो प्रविष्टि है ना यानी ऑफिशियल एंट्री के रूप में जो है जो आपका ये जो फिल्म है ना ये आपका होम बाउंड है, जिसके निर्देशक आपके नीरज घेवान की फिल्म जो आपका होम बाउंड है इसको जो आपका चुना गया था, जिसने आपका सिर्फ 15 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में जो आपका जगह बनाया था। तो होम बाउंड ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 98वें ऑस्कर अवार्ड से अगर पूछा जाए आगे के शिफ्टों में, तो देखिए 15 मार्च 2026 को अमेरिकी फिल्म उद्योग को सर्वाधिक प्रतिष्ठित 98वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार लॉस एंजलिस अमेरिका में जो आपका प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ना ये ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। प्रमुख पुरस्कारों के अगर वितरण की अगर बात किया जाए, तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना ये आपका वन बैटल आफ्टर अनदर को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये माइकल बी को जो आपका माइकल बी जॉर्डन को जो आपका दिया गया। और किस फिल्म के लिए, तो इन्हें आपका सीनर्स के लिए जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये आपके जेसी बकले को आपका दिया गया है हेमनेट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो पुरस्कार है ये आपके सीन पेन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये आपके एमी मेडिगन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है ये पॉल थॉमस एंडरसन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है ये आपके कैपॉय डेमन हंटर्स को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का जो अवार्ड है ना ये आपका ऑटम ड्यूरोल्ड अरकारपो को जो है आपका दिया गया है। ऑटम ड्यूरोल्ड कारपो को मैं आपको बता दूं कि ये पुरस्कार जीतने वाली जो है ना पहली महिला भी जो आपका बनी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म का जो अवार्ड है ऑल द एम्प्टी रूम्स को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ना ये आपके नॉर्वे के जो फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष यानी वार के दौरान जो है ना वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने के लिए जो है ईरान द्वारा किस स्टेट यानी जलडमरू मध्य को जो ये आपका बंद घोषित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था।
जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 में अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान जो है ना, जिस रणनीतिक जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट को बंद किया गया था, उसका जो नाम था ये आपका हॉर्मुज जलडमरू मध्य था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे सर 20 क्वेश्चन जो आपके क्या करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाँ 20 क्वेश्चन जो है ना आपके करंट अफेयर से ही जो है आपके पूछे जा रहे हैं। कोई भी आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। और जो आपका मतलब कि एग्जाम जो हो रहा है ना, ये आपका मतलब कि ये आपका मिक्स्ड प्रश्न नहीं आ रहे, जैसे कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ रहे, जैसे कि करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद मतलब कि सेक्शन वाइज जो आपका प्रश्न जो वो देखने को मिल रहा है, मिक्स्ड आपका प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका 40 जूल से बढ़कर जो है ना 140 जूल हो जाता है, तो उस वस्तु पर किया गया कुल कार्य यानी वर्क डन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए आपने वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो है ना किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के जो आपका बराबर होता है, यानी आपका वर्क डन क्या होगा, तो ये आपका 140 जूल माइनस जब आप 40 जूल करोगे तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 100 जूल जो आपका निकल कर आएगा। यानी किया गया जो कार्य होगा ये आपका 100 जूल होगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि एक गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ की रेखा आपका समय अक्ष यानी टाइम एक्सिस पर आपका झुका हुआ है, तो वस्तु के वेग की स्थिति क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि वेग समय ग्राफ में रेखा समय अक्ष पर आपका झुका हुआ है ना, तो इसका जो स्पष्ट अर्थ ये है कि वह समय के साथ आपका बदलेगा, यानी वेलोसिटी विल चेंज विद टाइम के। और वस्तु जो है ना एक समान त्वरण या फिर मंदन में है, और ये आपका स्थिर जो आपका नहीं रहेगा। तो ये आपका किस विकल्प में आपका दिया गया है, यानी वह समय के साथ आपका बदलेगा। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग जो है ये आपका नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सूर्य का सफेद प्रकाश जो है ना ये आपका विबग्योर यानी 7 रंगों से मिलकर जो आपका बना हुआ है। और लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम यानी आपका रेज लाइट स्कैटरिंग लॉ के अनुसार जो है ना जिस रंग का आपका विवलंत यानी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है ना, उसका जो मतलब कि फैलाव यानी प्रकीर्णन जो है ये आपका सबसे अधिक होता है। और नीले और बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है ना ये लाल रंग की तुलना में बहुत आपका छोटा होता है। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आपका प्रवेश करता है, तो वायु के सूक्ष्म अणु यानी गैस नीले प्रकाश के सभी दिशाओं में जो है ना ये आपका स्कैटर यानी मतलब कि फैला देता है। और चूंकि हमारे आपका बैगनी की तुलना में जो है नीले रंग के प्रति अधिक आपका संवेदनशील यानी सेंसिटिव होता है, इसलिए हमें जो आकाश होता है ना ये आपका नीला जो आपका दिखाई देता है। यानी इसका जो वैज्ञानिक कारण है ना ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका साइंस में न्यूमेरिकल से आता है कि एक विद्युत बल्ब की जो शक्ति है यानी पावर जो आपका 60 वाट है, और इसे आपका 120 वोल्ट यानी आपका मतलब कि यहाँ पर आपका विभवांतर भी आपका दे दिया गया था, स्रोत से आपका जोड़ा गया है। तो बल्ब से प्रभावित होने वाली जो आपका विद्युत धारा यानी करंट का मान होगा ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विद्युत शक्ति का सूत्र आपका क्या होता है, तो ये आपका P इक्वल टू जो है V इंटू आई होता है। और यदि एक बल्ब की शक्ति पावर आपका 60 वाट है और वोल्टेज आपका 120 वोल्ट है, तो उसमें प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा होगा ना करंट होगा ये कितना होगा, तो ये आपका 0.5 एम्पियर जो आपका निकल कर आ जाएगा। क्योंकि आपका सूत्र क्या होता है P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो आई आपको निकालना है, यानी आपका क्या हो जाएगा P बाई V हो जाएगा ना। तो P आपका कितना दिया, तो ये आपका 60 और 20 आपका 120। तो ये एक शून्य से एक शून्य कट गया 1/2। 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आपका निकल कर आएगा। तो 0.5 ही जो आपका विद्युत धारा जो है आपका होगा। तो 0.5 एम्पियर ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है ना यदि किसी निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु पर एक आपका असंतुलित बल लगाया जाता है यानी आपका अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाता है ना, तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ होता है क्या, F इक्वल टू जो एम है ये आपका मैथमेटिकल टर्म होता है, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। और वस्तु के बल के अनुक्रमानुपाती त्वरण जो ये आपको उत्पन्न होगा, यानी आपका जो ये ऑप्शन किस में दिया गया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन का। तो ऑप्शन बी विकल्प ही आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका सबसे इजी क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है ना यानी स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ध्वनि आपका एक क्या है, तो ये आपका एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसे आपका संचरण के लिए जो है ना एक भौतिक माध्यम की जो है आपका आवश्यकता होती है। और ध्वनि की गति माध्यम के डेंसिटी यानी घनत्व और आपका इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता पर जो है आपका निर्भर करता है। और ठोस पदार्थों में अणु होते क्या होते कि एक दूसरे के बहुत करीब और मजबूत से जो आपके बंधे होते हैं, जिसके कारण विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस बहुत तेजी से जो है ना ये आपका स्थानांतरित होता है। इसीलिए आपका मतलब कि ध्वनि जो आपका गति होता है ना सबसे अधिक जो है ये आपका किसमें, तो ये आपका ठोस यानी सॉलिड में जो आपका सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका ध्वनि की गति ठोस के बाद आपका सबसे ज्यादा जो है आपका लिक्विड में होता है, फिर आपका गैस में होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में आपका होता है। और दिए गए माध्यमों में अगर आपसे पूछा जाए ना तो एल्यूमिनियम और स्टील जैसे ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल जो है ना ये आपका सबसे अधिक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना ये महान फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर के द्वारा जो है वर्ष 1789 में जो आपका दिया गया था। और इन्हें जो आपका मतलब कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी जो आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एंटोनी लेवोजियर ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका कहता क्या है। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को तो आपका न तो मतलब कि सृष्टि मतलब कि सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश जो आपका किया जा सकता है। यानी इंग्लिश में अगर कहा जाए तो ये आपका क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आपका बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कहने का अर्थ ये हुआ ना कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में आपके रिएक्टेंट्स यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा जो है ना ये आपके प्रोडक्ट्स यानी उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बिल्कुल जो है आपका बराबर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के सेप्ट में अगर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे आपका स्थिर अनुपात का नियम भी कहा जाता है। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है ना ये किसने दिया था, जिसके अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा जो है ना एक निश्चित द्रव्यमान के जो है आपका अनुपात में होता है। तो देखिए ये जो आपका स्थिर अनुपात का जो नियम है ना ये आपका 1797 में जो है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा जो आपका दिया गया था। पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान करने वाला पहला परमाणु सिद्धांत जो ये आपका किसने प्रस्तुत किया था, तो ये आपके जॉन डाल्टन के द्वारा जो आपका प्रस्तुत किया गया था 1808 में। इसके अलावा समान तापमान और दबाव पर सभी गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये जो नियम है ये आपका क्या कहलाता है, तो ये जो नियम है आपका एवोगाड्रो का नियम जो आपका कहलाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, जिसने तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जो है ना आपका व्यवस्थित किया था। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है ना ये आपके हेनरी मोजले को जो आपका कहा जाता है। जबकि मूल या फिर प्रथम आवर्त सारणी जो है ये आपका मेंडलीफ ने जो आपका बनाया था, जो कि परमाणु द्रव्यमान पर जो आपका आधारित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे ये आपका दिया गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपका HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अम्ल क्षारक एवं लवण के अनुसार जो है ना ये आपका कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपका एक मतलब की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया और एक आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे सटीक उदाहरण जो आपका माना जाता है। और जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आपका मतलब कि क्या है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस यानी आपका प्रबल क्षारक है। और जब इसका रिएक्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो कि आपका एक प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए जब भी आपका एक अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं ना तो एक दूसरे के प्रभाव को जो आपका नष्ट यानी उदासीन कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो साल्ट यानी लवण और आपका वाटर यानी जल का निर्माण जो आपका मतलब की होता है। आप यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं जब आपका NaOH का आपका रिएक्शन जो है आपका किससे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका किया जाता है। तो आपका प्रोडक्ट NaCl जो कि एक आपका साल्ट यानी आपका लवण है और दूसरा आपका प्रोडक्ट जो है आपका वाटर बन रहा है यानी आपका जल बन रहा है। तो NaCl और H2O किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताता है कि न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका का कौन सा विशिष्ट भाग जो है ना अन्य कोशिकाओं से रासायनिक या विद्युत संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तंत्रिका कोशिका का ये जो आपका डेंड्राइट भाग होता है ना, ये अन्य तंत्रिका कोशिकाओं या संवेदी अंगों से जो है संदेश या सूचनाएं जो ये आपका प्राप्त करता है। तो डेंड्राइट ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के सेट में आपसे यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि दो न्यूरॉन्स के बीच के सूक्ष्म खाली स्थान यानी माइक्रोस्कोपिक गैप को जो आपका क्या कहा जाता है। जहां रासायनिक संदेशों का आदान प्रदान भी जो आपका होता है। तो देखिए दो न्यूरॉन्स के बीच के सूक्ष्म खाली स्थान को जो है ना, ये सिनेप्स जो आपका कहा जाता है। न्यूरॉन्स का वह लंबा धागे जैसा भाग क्या कहलाता है, जो संदेशों को जो है ना कोशिका का यानी सोमा से आपका दूर अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियों तक जो आपका ले जाता है। तो ये जो आपका एक्सोन जो है आपका कहलाता है। नेक्स्ट, अगर एक्सोन के ऊपर पाई जाने वाली वसा युक्त सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं, जो विद्युत आवेगों की गति को जो आपका तेज करता है। तो देखिए इस सुरक्षात्मक परत को जो है ना, ये आपके माइलिन सीथ जो आपका कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यानी लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, तो ये आपका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होता है, जिसे आपका इंग्लिश में नर्व सेल जो आपका कहा जाता है। और ये लगभग आपका 90 सेंटीमीटर से जो है 1 मीटर तक लंबा भी जो आपका हो सकता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से न्यूमेरिकल से आया था कि एक तरंग की जो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है ना, ये आपका 600 nm है। और उसकी चाल जो है यानी स्पीड जो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरंग की जो आवृत्ति है ना यानी फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच आपका कौन सा संबंध होता है, यानी इसका सिंपल सा सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका जो सिंपल सा सूत्र है, आपका v इक्वल टू जो है f इंटू आपका लैम्डा होता है। जहां पर आपका v क्या है, तो ये आपका तरंग की चाल है। और ये आपका f जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है। और ये जो आपका लैम्डा ये आपका क्या है, तो ये आपका तरंग दैर्घ्य है। जहां पर आपका क्वेश्चन में क्या गिवन था, तो आपका चाल यानी आपका v दिया गया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो आपका निर्वात में प्रकाश की गति भी जो आपका होता है। और तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा आपका कितना दिया गया था, तो आपका 600 नैनोमीटर आपका दिया गया था। तो नैनोमीटर को हम लोग सबसे पहले मीटर में जो वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 600 नैनोमीटर को अगर मतलब कि मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो ये आपका 600 × 10⁻⁹ मीटर जो आपका निकल कर आएगा। उसके बाद अगर इसको मतलब कि इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 6 × 10⁻⁷ मीटर भी जो आपका लिखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ये सूत्र मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकालना, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v बाई लैम्डा हो जाएगा। तो आपका v कितना दिया, तो 3 × 10⁸ और लैम्डा आपका 6 × 10⁻⁷ हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो ये आपका मतलब कि ये आपका 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपको जब सॉल्व करोगे एफ इक्वल टू 0.5 × 10⁻15 हो जाएगा। तो एफ जो आपका तरंग की आवृत्ति निकल कर आएगा ना सॉल्व करने पर, ये आपका 5 × 10⁻14 हर्ट्ज जो आपका निकल कर आएगा। तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपका शायद ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि किसी विलयन के 80 पानी यानी जिसे विलायक में आपका 20 साधारण नमक यानी विलय मिलाया जाता है, तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता जो है ना यानी कंसंट्रेशन जो है ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का जो सिंपल सा सूत्र होता है, आपका क्या होता है, तो देखिए कंसंट्रेशन इक्वल टू जो है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट प्लस आपका सॉल्वेंट, जिसे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है। और इसको आपका 100 से जो है वो मल्टीप्लाई जो आपका किया जाता है। तो यहाँ पर आपका विलय क्या है, तो ये आपका नमक है, जिसका द्रव्यमान कितना दिया गया, तो ये आपका 20 दिया गया है। विलायक का बात कर ले, तो विलायक जो आपका पानी है यानी आपका सॉल्वेंट, तो पानी का द्रव्यमान कितना है, तो ये आपका 80 है। तो विलयन का कुल द्रव्यमान हम लोग निकाल लेंगे, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो वो निकाल लेंगे। तो ये आपका 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम आपका जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ये आपका 100 ग्राम जो आपका निकल कर आएगा। अब हम लोग जो है कंसंट्रेशन जो वो निकाल देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, तो ये आपका 20 ग्राम जो आपका दिया गया है। विलय आपका कितना, मतलब कि सॉल्यूट कहने का मतलब कि विलय आपका जो कि नमक है, इसका द्रव्यमान आपका 20 ग्राम जो आपका दिया गया है। तो 20 ग्राम, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट 20 प्लस आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, आपका कितना सॉल्वेंट 80 ग्राम है ना, तो 80, तो ये आपका 20 प्लस 80 कितना होगा, तो ये आपका 100 होगा। तो 20/80, तो एक शून्य से एक शून्य आपका कट गया, यानी फिर आपको 100 भी करना है ना,
यहाँ पर 100 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 चौका 8, ये जो आपका 1/4 इंटू 100, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आपका विलयन की जो सांद्रता है ये आपका 20% जो आपका निकल कर आएगा। तो 20% ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि मतलब 20 + 80 आपका 100 हो गया ना, तो 20/100, तो यहाँ पर आप करोगे तो 100 से 100 तो आपका कट गया, तो 20 आपका इजिली जो आपका निकल कर आ जाएगा विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट आपका बता दें कि कोशिकाओं के भीतर या फिर पादप ही मान लीजिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थितियों में ग्लूकोज के विखंडन यानी टूटने से जो जैविक ऊर्जा यानी एटीपी उत्पन्न होने की प्रक्रिया को जो है ना, ये क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के टूटने से जो आपका एटीपी मिलने की इस जैविक प्रक्रिया को जो है ना, ये आपके कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका श्वसन यानी रेस्पिरेशन आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो ये आपके एटीपी, जिसका फुल फॉर्म आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो ये आपका एटीपी को जो आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आपका एनोरेबिक रेस्पिरेशन यानी अवावीय श्वसन के दौरान ईस्ट में ग्लूकोज के विखंडन से अंतिम उत्पाद के रूप में आपका क्या बनता है, जिसका उपयोग जो आपका शराब उद्योग में भी जो आपका किया जाता है। तो देखिए इसका जो अंतिम उत्पाद के रूप में जो है ना, ये आपका इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका ऊर्जा जो है आपका बनता है, और इस प्रक्रिया को जो है ना किण्वन या फर्मेंटेशन भी जो आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अत्यधिक व्यायाम या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में किस अम्ल के संचय के कारण जो है ना तेज दर्द या फिर ऐंठन जो है आपका होता है, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल के कारण यानी लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और ये जो आपका ऑक्सीजन की कमी में जो है पायरुवेट के टूटने से जो आपका बनता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कफ सिरप, टिंचर आयोडीन और कई टॉनिक जैसी दवाएं बनाने में जो है ना इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल का उपयोग मुख्य रूप से उसकी किस विशेषता के कारण किया जाता है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इथेनॉल जो होता है ना, एक आपका उत्कृष्ट विलायक यानी गुड सॉल्वेंट होने की विशेषता और इसके रोगाणुरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुणों के कारण जो है ना, इसे आपका कफ सिरप, टिंचर आयोडीन और टॉनिक जैसी दवाइयों में जो है यानी मेडिसिन बनाने में जो है बड़े पैमाने पर जो आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि आपका इथेनॉल जो होता है ना, ये आपका पानी में जो है बिल्कुल आपका घुलनशील होता है, यानी ये जो आपका एक अत्यंत उत्कृष्ट विलायक होता है, गुड एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन फिर आपका न्यूमेरिकल से आता है कि वायु में प्रकाश की चाल आपका इतना दिया गया था, यदि किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल घटकर जो है ना 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाता है, तो उस माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास 9 में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है ये वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो है ना, ये आपका अनुपात होता है, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सूत्र होता है, ये आपका n = जो है C/V जो आपका होता है, जो कि C आपका क्या है, तो ये आपका वायु में प्रकाश की चाल है और आपका V जो है ये आपका माध्यम में प्रकाश की चाल जो आपका होता है। तो क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन दिया गया, तो ये आपका वायु की प्रकाश की चाल आपका इतना दिया गया है और माध्यम में प्रकाश की चाल आपका जो इतना गिवन जो आपका दिया गया। तो सिंपली इस पर मतलब इस पर हम लोग जो वो पुट कर देंगे वैल्यू n = C/V होता है ना, तो ये आपका C इतना और इतना, जब इससे सॉल्व करोगे तो 3/2 जो आपका निकल कर आएगा, यानी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा वो आपका 1.5 जो आपका निकल कर आएगा। और चूंकि ये जो आपका समान राशियों का अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक यानी यूनिटलेस जो आपका नहीं होता है, इससे माध्यम कांच यानी ग्लास को जो आपका दर्शाता है। तो 1.5 जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ या फिर यौगिक जो है ना अपघटन यानी डिकम्पोजिशन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे ये चारों आपके जो वो दिए गए थे और ऑप्शन आपका इस प्रकार से जो आपका दिया गया था। तो सबसे पहले मैं अगर बात कर लूं तो देखिए डिकम्पोजिशन यानी अपघटन आपका वह अभिक्रिया है ना जिसमें एक एकल अभिकारक यानी सिंगल रिएक्टेंट टूटकर जो है ना 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद जो आपके बनाते हैं। और ये मुख्य रूप से जो है ना 3 प्रकार का जो होता है, जो कि आपका तीनों विकल्पों में भी जो आपका प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर AgBr की बात कर ले तो ये आपका एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, यानी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है, जिसमें आपके सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये आपके
आपकी सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर जो है ना ये सिल्वर धातु और ब्रोमीन गैस जो आपका बनाता है। तो ये तो आपका एक मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा आपका CaCO3 वाला आपका दिया गया था, तो एक आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन यानी उसमें अपघटन अभिक्रिया है, जिसमें आपका क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आपका मतलब कि चूना पत्थर भी कहा जाता है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो है ना ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में जो आपका बदल जाता है, यानी दो प्रोडक्ट भी जो आपका बना रहा है। तो ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो आपका उदाहरण है। उसके बाद H2 वाला आपका दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी विद्युत अपघटन अभिक्रिया का जो ये आपका उदाहरण है, जिसमें आपका जल में विद्युत धारा प्रभावित करके जो है ना ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में जो आपका टूट जाता है। तो ये तीनों ही जो है ना आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो आपके उदाहरण है। तो देखिए 1 2 3 किस विकल्प में आपका दिया गया, तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चौथा रिएक्शन को अगर देखा जाना, तो चौथा रिएक्शन की अगर मैं बात कर लूं, तो देखिए Fe+CuSO4 ये आपका एक अपवाद है। ये आपका क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया है, जहां अधिक क्रियाशील जो आपका लोहा है ना यानी आपका जो Fe है ये कॉपर सल्फेट विलयन में से जो है कम क्रियाशील कॉपर को जो ये आपका हटा दे रहा है, यानी Fe+CuSO4 जो है ना एक आपका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो आपका उदाहरण है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण नहीं है। तो ये वाला आपका नहीं होता। 1 2 3 ही जो आपका वो करेक्ट आंसर होता। आगे के शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है ना निम्नलिखित में से किस यौगिक के प्रकाश अपघटन का उपयोग जो आपका किया जाता है। तो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग जो आपका किया जाता है। इसके अलावा एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जब लेड नाइट्रेट पाउडर को जो है एक परख नली में आपका गर्म किया जाता है, तो भूरे रंग का धुआं जो ये आपका ब्राउन फ्यूम से जो आपका निकलता है, तो ये जो धुआं है ना ये किस गैस का होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए ये जो आपका धुआं है ना ये आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का जो आपका होता है, और ये भी आपका उसमें अपघटन का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी जो आपका माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में आपका वर्गीकृत किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन इस प्रकार से आपके नहीं दिए गए थे। मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा उसमें आपके ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में जो है ना शाकाहारी जीव जो है आपके मतलब की प्राइमरी जो आपके प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, इन्हें आपका शाकाहारी जीव जो आपका कहा जाता है। और शाकाहारी जीव यानी हर्बीवोरस जो आपका कहा जाता है। और शाकाहारी जीव में जो है आपके टिड्डा आ जाते हैं, गाय आ जाते हैं, खरगोश और हिरन जो है ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता जो आपके कहलाते हैं, क्योंकि ये जो आपके ऊर्जा के लिए जो है ना सीधे हरे पौधे यानी उत्पादकों पर जो आपके निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन में आपका शाकाहारी दिया गया था यानी हर्बीवोरस आपका दिया गया था। तो शाकाहारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि पर्यावरण के अनुसार जो है ना किसी मतलब कि पारितंत्र के पोषण स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल इस प्रकार से आपके विभाजित होते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक कहलाता है, जिसे आपका प्रथम पोषी स्तर भी कहा जाता है। और ये जो आपका हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से आपके भोजन जो आप वो बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी बात किया जाए प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में, तो इन्हें आपका द्वितीय पोषी स्तर भी कहा जाता है। और ये हमेशा शाकाहारी यानी हर्बीवोरस जीव जो आपके होते हैं जो सीधे पौधे को खाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीय उपभोक्ता जो है ये तृतीय पोषी स्तर होते हैं। और ये छोटे मांसाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे कि आपका मेढक, लोमड़ी और बिल्ली। ये सारे जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीय उपभोक्ता जो आपके कहलाते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स यानी तृतीय उपभोक्ता की बात कर ले तो ये आपके चतुर्थ पोषी स्तर होते हैं। ये बड़े या फिर शीर्ष मांसाहारी होते हैं जो दूसरे मांसाहारी जीवों को जो है ना आपके खाते हैं, जैसे कि आपका शेर, बाघ और बाज। ये सारे जो है ना ये आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स जो आपके कहलाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन जो आपका सेल यानी कोशिका झिल्ली फ्लेक्सिबल क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन मुझे बच्चे द्वारा नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके ऑप्शन में जो वो क्या दिया गया था। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था, तो इसका भी ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन में क्या दिया गया था। इसके अलावा वॉइस बॉक्स से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था, तो एग्जैक्टली इससे क्या प्रश्न पूछा गया था वॉइस बॉक्स से, ये भी आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।